अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की बनिस्बत आलमी क़ुव्वतों से थोड़ी हिमायत ज़्यादा मिल रही थी और उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परेशान थी। लेकिन वापस जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो यहाँ महाराजा हरी सिंह और उनके प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला के दरमियान अब ताल्लुकात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि कोई सूरत भर नहीं नज़र आ रही थी कि इन दोनों के यहाँ पे इकट्ठे रहते हुए रियासत के हालात बेहतर हो सकें। इस दौरान मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दरमियान एक मंसूबा बना और उसको अंजाम देने के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया। एक ख़ास वक्त का उन्होंने इंतज़ार किया। वो क्या था, उसके बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। अब सूरत हाल ये थी कि कुछ माह कबल तक जो महाराजा हरी सिंह हैं वो 2,22,232 स्क्वायर किलोमीटर की रियासत के बादशाह थे और वो पूरा उनके पास इक़्तिदार था, पूरी पावर थी, एब्सोल्यूट रूलर थे वो, जिनके पास लेजिस्लेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशल, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, मिलिट्री सारी पावर जो है वो एक शख्स के हाथ में थी। ये बात ज़रूर है कि उनके मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे, सेक्रेटरीज भी होते थे, गवर्नर होते थे, प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो उन्हीं का हुआ करता था। लेकिन अब माहौल ये था कि अब हाशिया उनके लिए काफ़ी तंग हो रहा था। उनके अपॉइंट किए हुए प्राइम मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। वो भी एक बड़ी पर्सनैलिटी थे और 30 के और 40 की दहाई में उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पे चलाई हुई थी। एक इनका इस किस्म का पॉलिटिकल स्टेचर था कि वो हर रोज़ कोई ऐसी चीज़ करते थे जिससे महाराजा आइसोलेट हो जाते थे। महाराजा की जो पोजीशन है वो थोड़ी सारी कमज़ोर पड़ती जाती थी। अब शेख की काबीना के 9 वज़ीर थे, जिसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक, मिर्ज़ा अफजल बेग, शामलाल सराफ, गिरधारी लाल डोगरा, कर्नल पीर मोहम्मद खान वगैरह ये सारे थे। तो इन दिनों में क्योंकि रिलीफ रिहेबिलिटेशन वगैरह का बहुत काम होता था, ये मुख्तलिफ इलाका जात में जाते थे, वहाँ पे तकरीरें वगैरह करते थे और जहाँ जहाँ ये तकरीर करते थे वहाँ वहाँ पे ये महाराजा के खिलाफ बातें ज़रूर किया करते थे। यानी एक तो जो बैकग्राउंड है 1930s की और 40s की, उन लोगों ने मूवमेंट चला के रखी हुई थी महाराजा की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। ये एक रिस्पांसिबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि एक गवर्नमेंट हो जिसमें लोग इलेक्ट करें अपने नुमाइंदों को और वो सरकार बनाए। ऐसी मूवमेंट उनकी काफ़ी सालों से चल रही थी, जिसकी वजह से इनके दरमियान और महाराजा के दरमियान तल्खियाँ थी, वो भी एक बात है, लेकिन एक वजह और भी होती है। जब एक नई रिजीम आती है जो फंडामेंटली डिफरेंट होती है पुरानी रिजीम से, पहली रिजीम से, तब लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडे करने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं ताकि नई रिजीम के लिए जो अवाम है उसका ट्रस्ट ज़्यादा पैदा हो, उनको लगे कि भी हाँ, ये बेहतर निज़ाम है, जो अब का निज़ाम है ये बेहतर निज़ाम है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो पुरानी पावर होती है उसके खिलाफ वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप मौजूदा हालात को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिंक करके समझ सकते हैं। यानी 2018-19 के बाद जो तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आई, उसमें मुझे लगता है कि हर आए दिन जो हमारी लीडरशिप है या बड़े डिग्निटरीज हैं, उनके वो इकदामात जो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जाने चाहिए, उससे ज़्यादा जो एनर्जी और उनका टाइम जो है वो इसमें गुजर जाता है कि वो लोगों को इस बात का यकीन दिला सकें कि 2019 से पहले का जो निज़ाम है वो गलत था, 2019 के बाद जो निज़ाम हम कायम करने के लिए जा रहे हैं वो निज़ाम बेहतर है। और उसमें आप देखते हैं कि काफ़ी हद तक उनको कामयाबी मिल भी गई है। यहाँ तक कि जो पुराने रिजीम के हिस्सा में थे लोग, जो पुराने रिजीम का पार्ट एंड पार्सल हुआ करते थे, उन्होंने भी यकीन करना शुरू कर दिया कि ये एक नई फिज़ा में हम जा रहे हैं, एक नया माहौल बन रहा है, इसी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं और वो भी पब्लिकली आप गुरेज नहीं करते कि जो प्री 2019 रिजीम है, पब्लिकली आप उसके खिलाफ वो भी बातें करते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि आपके पास एक बादशाहत का सिलसिला था जो 106 साल से चला आ रहा था। अभी तो उसके आखिरी साल थे, यानी 1948 की हम बात कर रहे हैं, 1948 और 49 की बात कर रहे हैं। 101 102 साल हो गए हुए थे डोगरा रियासत को बने हुए। वो एक सेंचुरी से ज़्यादा जो है एक ही फैमिली, एक ही तर्ज हुकूमत के साथ चल रही थी और अचानक से एक नया टेम्परामेंट, एक नया तरीका, एक नया सिस्टम आ रहा था। तो उसको भी अपने आप को लोगों के बीच में कबूलियत बनाने के लिए इस किस्म की सियासत करनी जो है वो लाजमी थी। मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सियासतदान जो है वो इसी तरह से करते हैं। अब जैसे पिछले एपिसोड में भी आपने देखा कि शेख अब्दुल्ला को
जवाहरलाल नेहरू का की तो बेशुमार जो हिमायत है हासिल थी, सपोर्ट हासिल थी, ज़ाती दोस्ती भी थी, और जो जेस्चर्स होते हैं, इंडिकेशंस होती हैं, उससे पता चलता है कि नेहरू शेख से बाहर नहीं है। लेकिन मुल्क भर से उनको हिमायत बहुत ज़्यादा हासिल थी, वो हीरो थे पूरे हिंदुस्तान के। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो पार्टीशन है वो कम्युनल लाइन के ऊपर हुई। अब पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर को क्लेम कर रहा है, उसकी जो बुनियादी वजह वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 80% के करीब जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान मेजॉरिटी थी। लेकिन इन सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट जाते हुए, इनके खिलाफ जाते हुए, शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा पूरी तरह से यकीन इसमें है कि हम हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के साथ जाएंगे। हम अब जब शेख अब्दुल्ला एक बड़े मुसलमान लीडर जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ना जाकर हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के साथ जाएंगे, तो उससे हिंदुस्तान में उनकी काफ़ी मकबूलियत, काफ़ी जो इंडिया में जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनके वो फेवरेट बने हुए थे। वहीं महाराजा हरि सिंह जो है उनको किसी की हिमायत हासिल नहीं थी। एक तो मुल्क के अंदर एक नया दौर बन रहा था, एक नई फिजा जो है, एक नया मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक मुल्क जो है वो अस्तवार हो रहा था। उसमें ये जो महाराजा लोग थे ये वैसे ही काफ़ी आइसोलेटेड हुए हुए थे, क्योंकि जो नई डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के लोग थे वो आ रहे थे और महाराजा को वो ज़्यादा स्पेस यील्ड नहीं कर रहे थे। तो इस सूरत में महाराजा हरि सिंह को बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर सपोर्ट हासिल नहीं थी। वाहिद एक शख्स थे जिनके पास वो अपनी शिकायत, अपनी गुहार लेकर जाते थे, और वो भी वहाँ से उनको इंडिकेट करते थे, उनको सजेस्ट करते थे कि फिल वाकई ही मैं आपके साथ हमदर्दी रखता हूँ। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस दौरान एक तो जो ये हर रोज जो तकरीरें महाराजा के खिलाफ होती थी, एक तो वो उससे बहुत परेशान थे, बेइज्जत महसूस करते थे, ह्यूमिलेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। वो महाराजा ने अपनी एक दस्तावेज में उन्होंने लिखा कि जब रात के अंधेरे में मैं अपने महल में बैठता हूँ और अपने बारे में सोचता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरी अवाम है उनके उनके साथ जब हर रोज़ शेख अब्दुल्ला और उनके मिनिस्टर बातें करते हैं मेरे खिलाफ इतनी ज़्यादा, तो वो मेरे बारे में उनका नज़रिया क्या बन रहा होगा। और जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बड़े थिक स्किन्ड होते हैं, उनको जब हर रोज़ गालियाँ ना पड़े उनको तसल्ली नहीं होती। गालियाँ पड़ती हैं तो उनको लगता है कि हम किसी करेंसी में हैं, हमें कहीं ना कहीं जो है हमारे बारे में बात हो रही है, चर्चा में है। लेकिन जो एब्सोल्यूट रूलर होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो अपनी हैसियत को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो महाराजा हरि सिंह भी बहुत सेंसिटिव थे। इसी सेंसिटिविटी में शायद उन्होंने जज्बात में आकर एक ऐसी चिट्ठी लिख डाली उन्होंने सरदार पटेल को, जहां से सरदार पटेल को एक तरीकाकार मिल गया कि जो उसी चिट्ठी में से उन्होंने एक तजवीज़ इन्होंने दी थी, उसी चिट्ठी में से उनको एक आइडिया मिल गया कि ये आइडिया अप्लाई करके हम जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जब जब यहाँ पे माहौल ख़राब होता था, जब जब जो है वो आइसोलेटेड महसूस महसूस करते थे, परेशान महसूस करते थे, तब तब वो सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिख दिया करते थे। लगभग हर चिट्ठी का वहाँ से जवाब भी आ जाया करता था। एक तो ये है कि अवामी सतह के ऊपर उनके बारे में बातें होती थी, और दूसरा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हर दिन, हर हफ्ता, हर 10 दिन के बाद एक एक पावर जो है वो महाराजा से डिलीनेट कर दी जाती थी, महाराजा से छीन ली जाती थी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली जाती थी। यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ राजभवन है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, और दूसरी तरफ आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो शेख अब्दुल्ला के पास है। अब आहिस्ता आहिस्ता महाराजा को इस तरह से लग रहा था कि उनके पास शायद होम गार्ड या एक दो और महकमा जात हैं वो रह गए थे। खजाना की कुंजी भी जो है वो शेख अब्दुल्ला के पास, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई थी। उन्होंने एक माहाना यानी मंथली एक अमाउंट फिक्स कर दिया था 5 लाख रुपए का, कि ये महाराजा को दे दिया करेंगे और महाराजा अपने अखराजात इसमें से निकाल दिया करेंगे। इसके चलते एक दिसंबर 1948 की बात है, महाराजा ने, पहले तो पटेल को भी बहुत सारी चिट्ठियां लिखते थे, महाराजा ने एक चिट्ठी लिखी शेख अब्दुल्ला को, और उसमें कहा कि यार देखो आप क्या कर रहे हो, आपसे ये तवक्को मुझे नहीं थी। आपको मैंने जेल में डाला था, उससे जब निकाला तो आपने एक हल्फनामा लिख के दिया कि आप मेरे तय वफादार रहेंगे, आप फिर भी नहीं रहे। फिर मैंने आपको इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का जब हेड बनाया, चीफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तब भी आपने एक हल्फनामा लिख के दिया कि आप वफादार रहेंगे, लेकिन आप फिर भी नहीं रहे। और उसके बाद मैंने मार्च के महीने में आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, तब भी आपने एक हल्फन दस्तावेज जो है वो लिख कर दिया कि आप मेरी अथॉरिटी से आप को लेकर लॉयल रहेंगे, लेकिन आप लॉयल नहीं रहे। ये दिसंबर 1948 की बात है। इस चिट्ठी का जवाब शेख अब्दुल्ला की तरफ से नहीं आया।
फिर जनवरी में इन्होंने एक चिट्ठी लिखी सरदार पटेल को। उस चिट्ठी के पीछे एक बहुत ज़्यादा बेचैनी की वजह ये भी थी कि शेख जाते थे यूनाइटेड नेशंस में भी और वहाँ पे भी जाकर तकरीर करके आते थे, लेकिन इन्होंने दस्तावेज जारी जारी किया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। वो हिंदुस्तान के तो बहुत ज़्यादा हक में था कि इन्होंने कहा कश्मीर ए अपील टू द वर्ल्ड कॉन्शियंस, कि जो दुनिया के सामने उन्होंने कश्मीर की अपील रखी, क्योंकि जो ज़्यादा वर्ल्ड पावर्स हैं उनको वो हम हिमायत पाकिस्तान की ज़्यादा कर रहे थे। उसकी ये वजह ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के उनको के साथ उनको उनको कोई मॉरली बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। उसकी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क था, पाकिस्तान की वो हिमायत करते रहेंगे तो उनको अंदाज़ा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे वक्त तक अटके रहेंगे। और ये 40-50 साल तक इसी तरह से हुआ कि ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो हिमायत है कश्मीर के मामले पे वो पाकिस्तान को ही ज़्यादा रही। तो शेख का जो डेलीगेशन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास करके एक दस्तावेज लिखा गया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स में जिसको सर्कुलेट किया गया, उसका टाइटल यही था कश्मीर एन अपील टू द वर्ल्ड कॉन्शियंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी कि हमारा फैसला जो है वो बिल्कुल हकीकत के ऊपर, हमारा फैसला एक मॉरल कॉन्शियस हमारी उसकी बिना बिना के ऊपर, और हमारा एक आइडियोलॉजिकल हमारा एक नज़रिया है कि हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। जो जम्मू कश्मीर के खास करके मुसलमान भी और दीगर लोग भी हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि पार्टीशन जो है वो कम्युनल लैंड्स के ऊपर हो रही थी। हम कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम हिंदुस्तान का ही हिस्सा बनना चाहते हैं। अब जब हम जो अवामी रहनुमा है हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का इसमें लोकल स्टैंड आई रहता ही क्या है। इसी दस्तावेज में इन्होंने एक शरारतन शायद एक चीज़ ये भी लिखी कि जब ट्राइबल रेड हुई तो तब जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बने। वो पैरा कुछ इस तरह से है, अगर उसको मैं, वो अंग्रेजी में था, अगर मैं उसको काफ़ी हद तक ट्रांसलेट कर पाऊँ, कि उन्होंने कहा कि जब जो ये ट्राइबल रेडर्स आए उन्होंने हमारे बहुत सारे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने लूट पाट कत्ल उगार रेप वगैरह ये सारे किए। यहाँ तक सिचुएशन बन गई कि महाराजा रातों रात अपना पैलेस छोड़कर भागकर जम्मू आ गया और बेशुमार लारियों में अपना बहुत सारा सामान लेकर वो जम्मू आ गया। लिहाजा देयर वाज ए ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम, पावर का कोई सिस्टम रहा नहीं, वो ब्रेक डाउन हो गया। उस अफरा तफरी के माहौल में, उस पैनिक में, केओस में, हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने जो सिक्योरिटी है, हमने जो सारे मामलात हैं रियासत के, उनको अपने हाथ में लिया और फिर बाद में महाराजा ने एक फॉर्मेलिटी करते हुए हमें अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर। यानी ये चीज़ भी एक उन्होंने आलमी सतह के ऊपर, अब इसकी कॉपी महाराजा के पास भी आ गई, उन्होंने इसको भी लिया। और जो उन दिनों अखबारात में जो बातें छप रही थी कि शेख और उनके मिनिस्टर अवामी जलसों में जाकर महाराजा के खिलाफ क्या क्या बातें कर रहे हैं, उन सब की कटिंग्स इकट्ठी की और एक बहुत तफसीलन लेटर उन्होंने सरदार पटेल के नाम लिख दिया। वो लेटर मेरे ख्याल से महाराजा को थोड़ा भारी पड़ गया। ये लेटर है 28 या 29 जनवरी 1949 को उन्होंने ये लेटर लिखा सरदार पटेल को। उन्होंने पूरी वजाहत की कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हर रोज़ जो है वो मैं यहाँ पे अपने आप को ज़लील होता हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए हाशिया तंग हो रहा है, मैं लोगों के बीच एक बिल्कुल नमूना बन के रह गया हूँ। मैं कल तक यहाँ पे महाराजा था, मेरे अख्तियारात क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरे जो जुरिस्डिक्शन क्या है, मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में आज मुझे कोई सूरत, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैं चाहता था कि आप इसके बारे में मुझे कुछ क्लैरिटी से बताएं। आप ये किताबचा पढ़िए जो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में सर्कुलेट किया, और उसमें मेरे बारे में ये लिखने की क्या ज़रूरत थी। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वीपी मेनन आए थे श्रीनगर, उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की थी, उन्होंने हिदायत दी थी कि आप ऐसा करें हरि सिंह साहब, आप जम्मू चले जाएं और मैं दिल्ली चला जाता हूं, मैं वहां से बात करता हूं, तो आपके साथ एक्सेशन का जो है हम जम्मू में आकर फाइनल करेंगे। ये कहते वीपी मेनन ने ही हिदायत दी थी कि आप शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़िए, मैंने छोड़ा, और वीपी मेनन ने ही 25 अक्टूबर को एक खास जहाज का इंतजाम करके शेख अब्दुल्ला को श्रीनगर से दिल्ली भेजा था। अब ही खुदारा आप मुझे बताइए कि ये बात क्या दुरुस्त है कि मैं पैलेस छोड़कर जम्मू आ गया था। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आपको ये भी याद होगा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दरबार मूव भी होता है। अगर कुछ तस्वीरात शाया हुई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे आए हैं कि बहुत सारी लारियां, बहुत सारी गाड़ियां कश्मीर से जम्मू आई हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि हम पैलेस छोड़कर भाग कर ट्रकों में सारा सामान बांध कर हम लेकर आ रहे थे। वो ये भी वजह है कि दरबार मूव की भी एक वजह थी, तब भी लोग जो है वो श्रीनगर से जम्मू आ रहे थे।
क्या आप इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे? क्या आप मुझे इन सारी चीज़ों से जो है आप क्या शेख के साथ दो टूक बातों में बात नहीं करेंगे? क्या आप मुझे इसमें एक एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देंगे कि ख़ास करके जो मेरी शख्सियत है, मेरी जो पर्सनल रेपुटेशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए? वो उनको कहते हैं, पटेल साहब, आपने कहा था कि जो एक्सेशन की बात भी जो है आपके साथ बातचीत हुई थी, आपने कहा था यूं कर दीजिए, मैंने यूं कर दिया। आपने कहा शेख को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाइए, मैंने वो बना दिया। आपने कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कीजिए, मैंने अपॉइंट कर दिया। आपने कहा कि सारी पावरें उनको आस्ता आस्ता ट्रांसफर कर दीजिए, मैंने वो सारी कर दी। कहते मेरे देखते 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 मेरे पाँव के नीचे से जो ज़मीन है वो सारी खिसक गई और आपने इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं की। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने बताकर अब उन्होंने कहा कि मैं दो प्रपोजल्स हैं मेरे आपके सामने और इन दो प्रपोजल्स के ऊपर आप गौर कीजिए और इन दोनों प्रपोजल्स में से किसी एक को चुनकर आप मेरे साथ एक हतमी फैसला कर लीजिए, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर है। निहायत ही इमोशनल और एक कमज़ोर लेटर जो है वो महाराजा ने पटेल साहब के नाम लिखा। प्रपोजल उन्होंने ये दिया कि मेरे जहन में ये बात आती है कि प्रपोजल नंबर 1 जो है वो मेरा ये है, मेरे जहन में ये बात आती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को वापस ले लेता हूँ मैं। ये आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये वाकया भी पेश आया कि महाराजा हरि सिंह ने होम मिनिस्टर को और डिप्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये लिख कर बोला कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वापस लेने का क्या मतलब हुआ कि जो अक्टूबर में सिचुएशन थी वो हो जाए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अब हिस्सा नहीं है और ना ही किसी और मुल्क का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर आज़ाद है। ये बात कब की है? ये जनवरी 1949 की बात है ये कहते हैं ये, लेकिन एक दूसरे नजरिए से उनको बताते हैं। कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि माहौल बहुत पेचीदा यूनाइटेड नेशन में हुआ था, इंडिया की जो अथॉरिटी है, इंडिया के जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जा चुका हुआ था और मुल्क के अंदर भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि नेहरू ने यह मामला यूनाइटेड नेशन को रेफर किया ही क्यों। इन्होंने कहा कि मैं जब ये एक्सेशन विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं इस एग्रीमेंट से मैं पीछे हो जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी मेंटेनेबिलिटी है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो डिबेट चल रही है, वहाँ पे जो हमारा मामला चल रहा है, इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी अब उसका उस केस की कोई अपादियत, उस केस की कोई इंपॉर्टेंस है वो यूनाइटेड नेशंस में रहेगी ही नहीं। वो पटेल को मजीद वो याद दिलाते हैं कि आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की एक टुकड़ी जो है उसने अपना दफ्तर श्रीनगर में सजा लिया हुआ है और यहाँ पे वो रोज़मर्रा की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी न्यूयॉर्क में भेजते जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में जो सलामती कौंसिल के, सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबरान हैं, वो एक जायज़ा उनको इस तरह से जब यहाँ से रिपोर्ट वहाँ पे जाती है तो उनको अंदाज़ा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरे और मेरे प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है हम आहंगी नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये प्रपोजल है, मेरी ये तजवीज़ है कि मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ये शायद उनका गुस्सा का इजहार करने का तरीका था कि अगर आप शेख अब्दुल्ला को रेन इन नहीं कर सकते, आप शेख अब्दुल्ला को समझा नहीं सकते, तो मेरे पास दूसरी सूरत कोई रहती नहीं है, मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ। ये एक माइल्ड सी थ्रेट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको शायद पटेल को बुरी लगी। पटेल थ्रेट्स वगैरह जो है वो नहीं सुना करते थे। पटेल, हालांकि उन दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, कमज़ोर हो गए थे काफ़ी, लेकिन आगे भी हमने एक बात आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कमज़ोरी के दौरान भी जो है वो बिल्कुल अटल अपनी बात के ऊपर रहने वाले थे। दूसरी तजवीज़, उसी खत में एक दूसरी तजवीज़ भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि दूसरी ये है कि मुझे तो इस बात की समझ आ गई है कि आप शेख अब्दुल्ला को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप शेख से ये वादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेरी इज्जत करे, मेरा एहतराम करे और मुझे एक जो इंडिपेंडेंस है जिस किस्म की मेरी होनी चाहिए थी उसकी रिस्पेक्ट करे। तो मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ। मैं रियासत छोड़कर कहीं पे भी चला जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर बैठ जाऊंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा और कम से कम ऐसे हालात पैदा हो जाए जहां पे मुझे मजबूरन रियासत छोड़कर भागना पड़े और लोग मेरा मजाक उड़ाए। उससे तो बेहतर है कि मैं अपनी मर्जी से लोगों को बताकर एलानिया मैं रियासत छोड़ करके चला जाऊं। इससे बेहतर है कि मैं चुप करके बैठा रहूं और लोग मुझसे उम्मीदें करें कि मैं किसी मामले में मुदाखलत करूं, उनकी कोई बेहतरी कर सकूं, वो कोई शिकायत लेकर मेरे पास आएँ, उस शिकायत का मैं अजाला कर सकूं और मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं रियासत छोड़ करके चला जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ,
वहाँ पे कोई मिस गवर्नेंस, कोई बैड गवर्नेंस या कोई भी मामला ख़राब होता है तो उसका इल्ज़ाम जो है वो सीधा भारत सरकार के ऊपर जाएगा और शेख अब्दुल्ला की एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएगा। कम से कम मैं इन इल्ज़ामात से तो वो पाक रहूँगा। ये दो प्रपोजल्स उन्होंने भेज दिए कि या तो मैं एक्सेशन ही वापस ले लेता हूँ या मैं रियासत छोड़ के चला जाता हूँ। कि यानी आप महाराजा हरि सिंह के जहन से आप सोचिए, उनके और शेख के दरमियान जो तल्लुकात बन गए थे उसमें कोई मिडल पाथ जो है वो रहा ही नहीं था। ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि ये महाराजा का नज़रिया है कि शेख मुझे तंग कर रहे हैं। जब हम शेख के दस्तावेज़ात सारे देखते हैं, शेख ये कहते हैं कि महाराजा कम्युनल थे, महाराजा जो है हमें हमें आबादकारी में, हमें रिहेबिलिटेशन में वो रोड़े अटकाए जा रहे थे, हमें जो है वो लोगों को हम रिसेटल कर रहे थे, उसमें वो होने नहीं दे रहे थे। रेफ्यूजीज़ आए थे, हमने उनको बिठाने के लिए एक जगह मुकर्रर की, वहाँ पे बिठाई। महाराजा ने कहा ये मेरा स्टड फार्म है, आप यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को नहीं बिठा सकते। खजाने की जहाँ पे बात हुई, महाराजा उसके ऊपर बैठ गए, हमारे साथ खजाना शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे ताकि हम लोगों की कुछ फलाह बहबूदी कर सके। शेख की जो इल्ज़ामात की लिस्ट है वो महाराजा की इल्ज़ामात की लिस्ट से काफ़ी लंबी थी। लेकिन दिल्ली में ये जो शख्स थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू और सरदार पटेल, इनका नज़रिया जो है वो शख्सियात से हट के उससे ऊपर था। वो शेख क्या सोचते हैं, महाराजा क्या सोचते हैं, वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे। मुल्क के मफाद में ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ रहेगी वो उसके बारे में सोचते थे। और इस दौर में मुल्क के मफाद में शेख अब्दुल्ला की जो उसको शेख अब्दुल्ला को अपने साथ रखना, शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट दिए रखना, वो मुल्क के मफाद में उनको ज़्यादा बेहतर नज़र आता था। क्योंकि इंटरनेशनल एक डिस्कशन चल रही थी और शेख अब्दुल्ला की जो सपोर्ट हासिल रहना है वो बड़ी ज़रूरी थी। अब ख़त में महाराजा ने लिखा कि या तो मैं एक्सेशन वापस ले लेता हूँ या मैं जम्मू कश्मीर छोड़ के कहीं चला जाता हूँ मैं। यानी उनको आप मिडल पाथ जो है, बीच वाला रास्ता उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें से पटेल को एक सूरत नज़र आई कि क्यों ना ये जो दूसरी ऑप्शन है, पहली का तो सवाल ही नहीं, पहली से तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा कि ये कौन होते हैं एक्सेशन को वापस विड्रॉ करने की तजवीज़ देने वाले। दूसरी में से उनको लगा कि अब क्योंकि एक तजवीज़, एक प्रपोजल तो इन्होंने दिया ही है, क्यों ना इसी के ऊपर एक्ट किया जाए। नेहरू के साथ उन्होंने मशवरा किया होगा, कुछ तजवीज़ बनी होगी, लेकिन उसके लिए मुकर्रर वक्त उनके सामने नहीं था। लिहाजा उन्होंने उनके इस खत का जो एक तफसीलन जवाब है वो नहीं दिया। पहले जो महाराजा के जितने भी खतूत जाया करते थे उनका जवाब तफसील में आता था, इस खत का उन्होंने तफसीलन जवाब नहीं दिया। यानी इतनी दर्द भरी चिट्ठी आप लिखते हैं तो इसका 2-3 सफ़े के ऊपर तो आपको जवाब का एक्सपेक्ट तो करते ही हैं। इस बार सिर्फ 2 पैराग्राफ का जवाब आया और बहुत ही मौदबाना और बाइज्जत तरीके के साथ उन्होंने लिखा कि योर एक्सीलेंसी, 2-3 बार उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि योर हाइनेस, कि योर हाइनेस, आप जिंदगी के जिस मोड़ से गुजर रहे हैं उसका मुझे एहसास है। आपके ऊपर हर रोज़ आपके ऊपर क्या गुजर रही है उसको मैं बेहतर तरीके से समझता हूँ। आपके जज्बात की मुझे पूरी कदर है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी बिल आखिर होगा वो बेहतर होगा, मुल्क के मफाद में होगा। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके हालात से पूरी तरह से आगाह हूँ। आपका दुआ गो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जितने भी नुक्ते उभारे थे, किसी भी बात का कोई भी जवाब पटेल ने नहीं दिया। सिर्फ एक किस्म की एक्नॉलेजमेंट जो है वो दी कि आपका खत मिला और मैंने उसकी कॉग्निजेंस ली है। ये खत का जवाब आता है 9 फरवरी को। ये 28 या 29 जनवरी 1949 को ये चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। 9 फरवरी को पटेल की तरफ से ये चिट्ठी इनको जो जवाब है मुख्तसर सा ये इनको वापस आता है। अब फरवरी के महीने में भी इन्होंने कुछ खतूत लिखे और मार्च के महीने में भी कुछ खतूत इन्होंने लिखे जिनका जवाब वहां से नहीं आया। दरअसल नेहरू और पटेल अंदर खाने बैठकर एक फैसला कर चुके हुए थे कि हमने इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए करना क्या है। वो एक मुकर्रर वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और वो वक्त था कि करण सिंह जो हरि सिंह के इकलौते फर्जंद थे वो अमेरिका से वापस आ जाएं। वो 12-13 महीने से एक अपने टांग में तकलीफ की वजह से अमेरिका में वो ज़ेरे इलाज थे। वो अमेरिका से वापस आ जाएं और 18 साल उनकी उम्र जो है वो पूरी हो जाए, वो बालग हो जाए। इस वक्त का नेहरू और पटेल इंतज़ार कर रहे थे। तो मार्च के महीने में करण सिंह वापस आ गए। मार्च के महीने में ही उनका जन्मदिन था। वो 18 साल के पूरे हो गए। अब उन्होंने एहतियात के साथ बिल्कुल इंतज़ार किया कि अब जब हरि सिंह दोबारा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई खत-ओ-किताबत करते हैं,
तो वो अपना जो कदम उन्होंने सोच के रखा हुआ था वो कदम वो उठाएंगे। तो लिहाजा अप्रैल के महीने में महाराजा हरि सिंह ने फिर एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि पटेल साहब बड़े खतूत आपको लिखे, तब भी मैंने इतनी तफसील में आपको लिखा था। उसके बाद हालात जो हैं वो और ही बिगड़ते जा रहे हैं, और ही पेचीदा होते जा रहे हैं। आपने कोई उसके ऊपर मुझे अपना अमल है कोई बताया नहीं, आपका नज़रिया क्या है आपने बताया नहीं, कोई हल आपने मुझे अभी तक तजवीज़ नहीं किया। तो तब पटेल ने उनको मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि महारानी और करण सिंह के हमरा आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ जाइए, यहीं पे बैठकर हम सलाह कर लेंगे। इस दौरान एक चीज़ ये भी हुई थी जिससे जो महाराजा का जो उनकी रेस्टलेसनेस है, उनकी एंग्जाइटी है, वो और बढ़ रही थी कि गैजेट नोटिफिकेशन आती है जिसमें नेगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर पता चलता है कि इस साल के अंदर छुट्टियां कितनी हुआ करेंगी। वो छुट्टियों की जब उन्होंने फहरिस्त देखी तो 23 सितंबर जो महाराजा का जन्मदिन हुआ करता था, उस पर हमेशा जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी हुआ करती थी, जो 2022 में बहाल हुई है छुट्टी, तो उन्होंने देखा कि वो छुट्टी भी उसमें नहीं थी। तो लिहाजा अब वो इस एक अनसर्टेनिटी में थे कि 23 सितंबर के रोज़ वो क्या करेंगे। वो एक अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ केक काटेंगे, या महाराजा के तौर के ऊपर रियासत पूरी में छुट्टी हो, जश्न का माहौल हो, जिन लोगों को वजीफ़े मिलने हैं वो मिलें, जिनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं वो मिलें, और जो लोग जेलों से अच्छी कारकर्दगी की बिना के ऊपर जिनको रिलीज़ किया जाना, माफ़ीनामे होने वो हों। तो ये चिट्ठी जब उन्होंने लिखी उनको अप्रैल के महीने में, तो तब पटेल ने कहा कि आप महारानी और करण सिंह के हमरा आप दिल्ली आ जाइए, यहीं पे हम मशवरा करते हैं। एक स्पेशल जहाज़ उन्होंने भेजा महाराजा के लिए, एक चार्टर्ड प्लेन भेजा जो जम्मू के एयरपोर्ट से उनको लेकर गया। उसकी तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है, जो उनको लेकर गया। दिल्ली में जाकर पहली मुलाकात उनकी किसके साथ हुई, और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला कैसे चला, क्या हालात बने कि उसके बाद महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में बतौर महाराजा कभी वापस नहीं आ सके। ये सारी बातें सुनने के लिए, देखने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।